नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा। कल हमने 19वीं शताब्दी में राजनीतिक चेतना का विकास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। वो बताने से पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना रानी एलिजाबेथ फर्स्ट की आज्ञा से हुई। सर टॉमस रो भारत आए और 1613 में जहांगीर से अनुमति ली व्यापार करने के लिए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। इससे कंपनी के प्रशासन को सुव्यवस्थित किया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी और साथ साथ व्यापार की वो राजनीति में भी दखल अंदाजी करने लग गई थी। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का अंकुश लगे, इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। इसी से गवर्नर जनरल का पद का सृजन हुआ। बंगाल में गवर्नर जनरल, बम्बई मद्रास में गवर्नर होता था। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने। ब्रिटिश सरकार यानी कि क्राउन की अनुमति से गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी। और इस चार्टर एक्ट में ये भी कहा गया कि हर 20 वर्ष बाद कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण होगा। इस तरह से 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट बना। 1813 में सेकंड चार्टर एक्ट बना। 1833 में थर्ड चार्टर एक्ट बना। इसमें गवर्नर जनरल के पास कानूनी विशेषज्ञ की भी व्यवस्था की गई 1833 के एक्ट्स के तहत, कि गवर्नर जनरल को कानून के मामले में कोई विशेषज्ञ सलाह दे। इस क्रम में लॉर्ड मेकाले प्रथम लॉ मेंबर बने और भारत में इंग्लिश चलाने का श्रेय मेकाले को ही जाता है। कंपनी की सेवाएं सबके लिए खुली हैं। कंपनी की सेवाएं उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इंग्लिश जानता है। इससे मध्यम वर्ग पैदा हुआ भारत में। 1853 में चतुर्थ चार्टर एक्ट बना और इसमें लिखा कि कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया जाता है जब तक ब्रिटिश सरकार चाहे। लेकिन 1857 में उपयुक्त परिस्थितियों की वजह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय जनता ने विद्रोह किया। वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और मांडू के किले में उन्हें नज़रबंद रखा और उन पे केस चलाया गया। लेकिन विद्रोह असफल रहा। विद्रोह के असफल होने के बाद भी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन खत्म हो गया और भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। इस अधिनियम के तहत जो व्यवस्थाएं की गई वो इस तरह से हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे क्राउन के अधीन हो गया। भारत मंत्री के पद का सृजन हुआ, जिसे भारत सचिव कहा जाता था। प्रथम भारत सचिव सर चार्ल्स वुड जो संसद में बैठते थे, ब्रिटिश संसद में बैठते थे और वहीं से वो भारत का शासन संचालित करते थे। 1858 का बिल प्रधानमंत्री पामस्टन ने रखा था। दूसरे प्रधानमंत्री डर्बी आए, उनका बिल पास हो गया और भारत का जो मुगले आजम था वो भारत मंत्री कहा जाता था, भारत सचिव को कहा जाता था। और भारत सचिव के जो दफ्तर था उसे इंडियन ऑफिस कहलाता था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता हुई और यहाँ गवर्नर जनरल बैठता था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को गवर्नर जनरल कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में दरबार लगाकर
महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी भी घोषित किया। अब गवर्नर जनरल जब देशी रियासतों से संबंधित कार्य करता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। इस तरह से भारत में दो ब्रिटिश राज्य हो गए, एक ब्रिटिश भारत गवर्नर जनरल जिसका शासक होता था, और एक देशी रियासती भारत जिसका वायसराय शासक होता था। हमारे राजस्थान का अजमेर भी ब्रिटिश भारत में ही आता था। सारे राजा भारत सचिव के अधीन थे और उसके माध्यम से वायसराय होता था। उनका जो भारत सचिव का जो प्रतिनिधि भारत में होता था उसे वायसराय कहा जाता था। रियासतों में एक अंग्रेजी रेजिमेंट भी रखी जाती थी जो वहाँ कंट्रोल कर सके। थोड़ा सा और इतिहास की अपन बात करें तो थोड़ा हमें और पॉलिटिकली समझ में आएगा कि भारत में अंग्रेजी नहीं, भारत में फ्रांसीसी भी भारत के अंदर राज कर रहे थे। उन फ्रांसीसियों के पास हमारे 5 हिस्से थे, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, करा एकर, यमन जो 1956 में इनको फ्रांसीसियों ने भारत को सौंप दिया और फ्रांसीसी 1956 में भारत से चले जाते हैं। गोवा, दमन द्वीप ये पुर्तगालियों के पास होता था। इनको दिसंबर 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेना के प्रयोग से यानी बल प्रयोग से भारत में इनको मिलाया। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे, फिर फ्रांसीसी आए और फिर ब्रिटिश आए। तो जो सबसे पहले आए वो सबसे बाद में गया और बलपूर्वक उसे भेजा गया। इस तरह से हमारे भारत में 4 इंडिया हो गए। एक तो ब्रिटिश इंडिया जिसको हम रेड इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका प्रमुख होता था गवर्नर जनरल। एक देशी रियासत जिसे येलो इंडिया के नाम से जानते थे, इसका प्रमुख वायसराय था। एक तीसरा था फ्रांसीसी भारत जो 1956 में यहाँ से गए, और चौथा पुर्तगाली भारत जो 1961 में यहाँ से गए। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का उदय के कारण क्या हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और उसके कारण क्या हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमने बात की कि सन 1857 में एक चिनगारी जो सुलगी राष्ट्रवाद की जो धीरे धीरे एक तीव्र ज्वाला के रूप में ले लिया, और जो 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही वो ज्वाला शांत हुई। कोई भी आंदोलन किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता है। असंतोष, अपमान जब लंबे समय तक उपेक्षित रहता है तो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि तथा संपन्नता से प्रभावित होकर यहाँ व्यापार करने आई थी। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने का जो अधिकार दिया। सर टॉमस रो भारत आए 1613 में जहांगीर से, जो समय तत्कालीन मुगल सम्राट थे, उससे अनुमति ली। ये अपन ने भी चर्चा की। तो कंपनी ने पहले तो आर्थिक क्षेत्र पर कब्जा किया, बाद में राजनीतिक क्षेत्र में भी वो अपना दखलंदाजी प्रारंभ कर दिया। 1850 तक देश के बड़े भाग पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया और कंपनी शासन भारतीयों के प्रति एक कठोर और दुर्भाग्यपूर्ण था, इसलिए उनका विरोध हुआ और अंत तक कंपनी का शासन का अंत हुआ और 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अब संसदीय प्रजातंत्र की जो जन्मस्थली इंग्लैंड है, सम्राट के शासन में भारत के निवासियों को कुछ राहत मिलेगी, वे मनवांछित जो जीवन जी सकेंगे। लेकिन ये आशा बाद में एक स्वप्न साबित हुई और अंग्रेजी शासन भारतीयों के हितों में नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के को बढ़ाने, उसका पोषण करने, उसका विस्तार करने के उद्देश्य से किया, जिससे भारतीय जनता की भावनाओं को काफ़ी दुख पहुंचा और इसलिए एक विद्रोह के असंतोष के रूप में हमारे सामने आया। भारत में राष्ट्रीयता के उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने तथा उसके गति पकड़ने
के कई कारण थे जिनका विश्लेषण हम आगे जो कुछ शीर्षकों के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहला अब लेते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। हमने बड़ी चर्चा की पहले भी कि 1857 में जो ये चिंगारी भड़की वो गाय और सूअर की चर्बी को के कारतूस को मुंह से खोलने के कारण हुई। हमारे जो सिपाही थे अंग्रेज उसमें सरकार में, वो मंगल पांडे ने ये करने से मना कर दिया तो विद्रोह जन्म लिया। इसलिए मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर केस चलाया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। लेकिन विद्रोह की आग सुलग चुकी थी, एक चिंगारी मिल चुकी थी। तो ये मेरठ के जो सिपाही है दिल्ली तक आ गए और लाल किले पर अपना आधिपत्य घोषित कर लिया। कानपुर के नाना साहब इसलिए नाराज थे कि उनको पेंशन देना बंद कर दिया, वो भी युद्ध में शामिल हो गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसलिए विरुद्ध थी कि वो गोद लेने की जो प्रथा थी उसको बंद कर दिया गया, उसे वंचित करने के कारण वो शुद्ध थी। मध्य भारत में तात्या टोपी और ये जगदीशपुर के कंवर अमर सिंह ने संघर्ष का झंडा उठा लिया, वो भी इसी कारण से नाराज थे। तो लेकिन आंदोलन को निर्दयपूर्वक अंग्रेजों ने कुचल दिया। पर संघर्षकारियों का बलिदान बेकार नहीं गया। नवंबर 1858 में भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश ताज व संसद का शासन शुरू हुआ। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता पहली बार देखने को मिली। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान को एक आज़ाद देखना चाहते थे। अंग्रेज़ों की कठोर दमनकारी नीतियों ने भारतीयों के मन में घृणा का भाव पैदा कर दिया। आगे चलकर लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपी ये हमारे चारित्रिक प्रेरणा के स्रोत बने। तो आंदोलन 1857 का आंदोलन ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक उपजाऊ भूमि तैयार कर दी थी। दूसरा कारण हम लेंगे धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन कि 19वीं शताब्दी में, हमने जो कल चर्चा की थी, 19वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जिन्होंने जन सामान्य की चेतना जागृत करने, अपनी वर्तमान परिस्थितियों पर चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी इस परतंत्र अवस्था के कारणों पर सोचने के लिए विवश किया और यह चिंतन तथा मनन राष्ट्रीयता की भावना को उदय करने में हमारे एक साधन के रूप में बहुत बड़ा कारण बना, जिसमें अपन बंगाल में राजा राम मोहन राय को लेते हैं, जिन्हें राष्ट्रीयता के अग्रदूत के नाम से जानते हैं। भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के जन्मदाता के रूप में उन्हें जानते हैं। उन्होंने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और ये ब्रह्म समाज सती प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक अंधविश्वास तथा जाति प्रथा जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई। 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। उस समय वहाँ यहाँ के गवर्नर जनरल थे विलियम बेटिंग। ये इसी के प्रेरणा राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से हुआ। ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के बाद रविंद्रनाथ जी, केशव चंद्र सेन ने इसके दायित्व को अपने हाथ में लिया। इसके बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, और उन्होंने एक नारा दिया था, बैक टू वेदाज का नारा दिया था। तो आर्य समाज एक साथ ही धार्मिक, राष्ट्रीय नवजागरण, समाज सुधार का आंदोलन था। दयानंद सरस्वती का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश है। उसके अलावा उसने वेदांग प्रकाश लिखा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी, संस्कार विधि लिखी। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी जो भारतीयों को एक संस्कृति से परिचय कराने का था। सत्यार्थ प्रकाश में जैसे उन्होंने कहा कि विदेशी राज चाहे वह कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी भी ही बुराइयां हों, अच्छा होता है। स्वदेशी तो स्वदेशी होता है। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद को हम ले सकते हैं। फिर 1875 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसकी वैसे स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावास्की तथा कर्नल ऑलकॉट के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन इसका जो प्रसार भारत में किया वो उसको श्रेय जाता है जो आयरिश महिला थी एनी बेसेंट। तो इसने वास्तविक रूप से भारतीय राष्ट्रवाद, संस्कृति तथा हिंदू धर्म के उत्थान पर बल दिया, अपने विचार रखे। एनी बेसेंट ने ही हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया, जो धर्म सुधार और राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। इसके अलावा प्रार्थना सभा, दक्षिण
शिक्षा समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने भी भारतीयता की तरह राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। तीसरा कारण है मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन, जिसमें बहावी आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन है। ये जो मुसलमानों में जो धार्मिक दकियानुशीलता या उन रीति रिवाजों में जो क्या कहें कि कट्टरता आई थी, उसका विरोध किया और अंग्रेजी शिक्षा की बात कही। इसलिए जैसे मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का भी योगदान को हम नकार नहीं सकते। चौथा है राजनीतिक एकता। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। संपूर्ण देश छोटे छोटे राज्यों व रियासतों में बटा हुआ था, जिसकी अपनी विशिष्ट शासन पद्धति होती थी। संपूर्ण देश के लिए ब्रिटिश शासन ने एक प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ की। रेल, सड़क तथा डाक व्यवस्थाओं के माध्यम से देश को एकता के सूत्र में बांधा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि सामान्य दासता की एकता ने सामान्य राष्ट्रीयता की एकता को जन्म दिया। समान विचारों, समान दुख की भागीदारी ने एकजुटता, राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना को बल दिया। पांचवा कारण है आवागमन तथा संचार के साधनों की भूमिका, कि ब्रिटिश शासन द्वारा साम्राज्यवाद की जड़ों को मजबूत करने तथा उसे स्थायित्व प्रदान करने की आवश्यकता के कारण आवागमन तथा संचार के माध्यमों का विकास किया। लेकिन संचार तथा संवाद से सहज प्रवाह के लिए डाक, तार, टेलीफोन की जो व्यवस्था की गई थी, इन सुविधाओं का लाभ भारतीय नेताओं तथा जनता को भी मिला। जिससे क्या हुआ कि जो हमारे बीच जो लंबी दूरियां थी वो सिमट गई। लोग एक दूसरे से मिलना जुलना प्रारंभ किया, विचारों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। राजनीतिक कार्यों की रणनीति बनना तय हुई। राष्ट्रीय तथा प्रांतीय नेताओं का परस्पर विचारों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन को एक तरह से गति मिली इससे, आवागमन और संचार के साधनों से। छठा कारण है पश्चिमी शिक्षा तथा साहित्य का प्रभाव, कि भारत विविध भाषा भाषी देश रहा है। अंग्रेजी भाषा ने एक संपर्क भाषा का काम किया, जिससे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले तथा विभिन्न भाषा बोलने वाले आपस में मिलजुल कर विचारों का आदान प्रदान कर सके। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे आदि एक दूसरे के निकट आए। अंग्रेजी शिक्षा ने विदेशी साहित्य को समझना व जानना सहज व सुगम बनाया। यूरोपीय विचारकों तथा साहित्यकारों की उदारवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक विचारधाराओं से भारतीयों को परिचय किया। जॉन लॉक, मिल, रस्किन की रचनाओं ने भारतीयों के मानस को एक तरह से उद्वेलित किया। तो ये एक राष्ट्रीय मानवीय स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने में योगदान है। तो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने विदेशी यात्रा भी की। अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी यात्राएं, पश्चिमी विचारकों के साहित्यों की रचनाओं के अध्ययन तथा भारत की तत्कालीन परिस्थितियों व ब्रिटिश शासकों के व्यवहार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी विदेशी शासन स्थानीय जनता के हित में नहीं हो सकता, न वहाँ के लोगों के अधिकारों, न स्वतंत्रता, न मानवीय गरिमा की रक्षा कर सकता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए एक अकुलाहट व संघर्ष की भावना उत्पन्न हुई, जिसके दो कारण थे। पहला था कि पश्चिमी जगत और उसके विचार, दूसरा था कि भारतीय, विशेषकर प्राचीन भारत और एवं उसका गौरवशाली अतीत। सातवां कारण हम लेते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान तथा भारतीय साहित्य की प्रशंसा। 1789 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने वेदों, उपनिषदों व अन्य प्राचीन धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी और जर्मन भाषा में अनुवाद किया। विदेशी विद्वान मैक्स मुलर, कीट, सर विलियम जोन्स, जेकोबी, रोथ आदि विदेशी विद्वानों द्वारा प्राचीन भारतीय साहित्य, संस्कृति, सभ्यता की प्रशंसा की। भारतीयों के मन में अपनी सभ्यता व संस्कृति को लेकर एक आत्मगौरव का भाव जागृत हुआ। तो और इसके साथ साथ भारतीय विद्वान रानाडे, भंडारकर आदि ने भी राष्ट्रीयता की भावना जगाने में काफ़ी सहयोग दिया, सहायता की। आठवां कारण है भारतीय समाचार पत्रों और साहित्य की भूमिका। मुनरो लिखता है कि मुनरो का एक कोटेशन है कि एक स्वतंत्र प्रेस
और विदेशी राज एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। संवाद कौमुदी 1821, बॉम्बे समाचार पत्र 1822, बंगदूत, अमृत बजाज पत्रिका, ट्रिब्यून, ये समाचार पत्र जो भारतीयों को जानकारी प्रदान करते, जागृत करने के लिए। शासन के विचारों तथा पक्षों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र थे। जो शासन के भी पक्ष रखे, वो मद्रास मेल है, बम्बई गजट है। इसी तरह भारतीयों को विदेशी शासन की त्रुटियों से परिचित कराया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा देश प्रेम से भरपूर रचनाओं का सर्जन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी की तो आनंद मठ और वंदे मातरम काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसपे अंग्रेज सरकार ने बैन भी लगाया था। 9वां कारण विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव, कि इंग्लैंड में सुधार कानून आए, फ्रांस में तृतीय गणराज्य की स्थापना, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, इटली, जर्मन, रोमानिया, सर्वेरिया में क्रांति। तो इन विदेशों में जो आंदोलन हुए, राष्ट्रीयता की भावना को की प्रेरणा स्रोत हुई। तत्कालीन विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्ति के लिए विद्रोह करने हेतु भारतीय जनता भी प्रेरित हुई। 10वां कारण है भारतीयों का विदेश गमन, कि जो भारतीय लोग थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए या व्यापार करने के लिए विदेश यात्राएं की, और वहाँ जाके उन्होंने प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक आर्थिक समानता पर आधारित समाज को देखा, तो उन्होंने वैसे ही समाज की किस विदेश में भी स्थापना की प्रेरणा दी। और उसके लिए उन्होंने कहा कि पहले हम गुलामी से दूर हों और फिर हम भी ऐसा ही सामाजिक आर्थिक समानता पर आधारित समाज स्थापित करेंगे। 11वां कारण है आर्थिक शोषण। आर्थिक नीतियाँ अंग्रेजी शासन के हित के अनुकूल बनाई जाती थी। भारत का कच्चा माल कौड़ियों के मोल खरीद लिया जाता था तथा विलायती कारखानों में बनी वस्तुओं को ऊंचे दामों पर भारत में बेचा जाता था। कपास पर से आयात शुल्क हटा दिया गया, भारत में बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया, भारतीय धन को तेजी से बाहर जाने लगा। जो एक समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भारत की स्थिति ये हो गई कि भारत निर्धन भारत में परिवर्तित हो गया। उद्योगों, दस्तकारों के कार्यों को पर्याप्त अवसर नहीं मिलते थे, इसलिए वो कृषि की तरफ बढ़े, और कृषि का पर दबाव जब बढ़ा तो कृषि प्राकृतिक प्रकोप और प्रकृति पर निर्भरता के कारण कृषि में इतने व्यक्ति आ गए कि उनका सबका भरण पोषण करना असमर्थ था। सर्वसाधारण की स्थिति भुखमरी, निर्धनता के कारण दयनीय हो गई थी। ऐसे में विदेशी शासन के प्रति विद्रोह होना स्वाभाविक था। 12वां कारण है मध्यम वर्ग का उदय, कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता समानता के विचार भारत में जागृत हुए। एक मध्यम वर्ग आया जिसमें अपन डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षकों को लेते हैं, और ये दास्ता की श्रृंखला को तोड़कर स्वतंत्रता समानता के एक ऐसे वातावरण में सांस लेना चाहते थे जो अच्छा हो, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में इनको सक्रिय भूमिका निभाई। 12वां कारण है जाति विभेद की नीति। जाति विभेद की नीति कि 1857 के बाद जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेज भारतीयों को आधे वनमानुष और आधे जंगली कहते थे। मिस्टर गैरिट के अनुसार उन्होंने अपने लिए एक विचित्र व्यवहार की नीति अपनाई, जिसके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। प्रथम यह है कि एक यूरोपियन का जीवन अनेक भारतीयों के जीवन के बराबर है। दूसरा कि ये प्राच्य देशवासियों पर केवल भय के आधार पर ही शासन किया जा सकता है। तीसरा, वे यहाँ लोकहित के लिए नहीं वरन अपने निजी लाभ और ऐश्वर्य के लिए आए हैं। तो ये उनकी सोच, मानसिकता थी। 1872 में मालेर कोटला में उपद्रव हुआ। उन उपद्रवकारियों को बिना अभियोग चलाए निर्णय दे दिया गया, उनको सजा दी गई। 49 सिक्कों को तोप से उड़ा दिया गया। अगर ऐसा ही अपराध अंग्रेज लोग करें तो उन्हें छोड़ दिया जाता था या मामूली सी सजा दी जाती थी। तो गेटल ने ठीक ही कहा है कि भारतीय राष्ट्रीयता की बढ़ोतरी में ये उपयुक्त कटुता की भावना थी, बहुत बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुई।
नेक्स्ट है लॉर्ड लिंटन की दमनात्मक नीति। 1876 से 1880 के बीच लॉर्ड लिंटन भारत के गवर्नर जनरल बने और उसकी नीतियों ने तो आग में घी डालने का काम किया। जैसे 1876 में सिविल सर्विस ICS की परीक्षा में बैठने की उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों को उच्च पदों से बाहर रखा जाए। 1876 से 1878 तक देश में भयंकर अकाल पड़ा। ऐसी स्थिति में 1 जून 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में बहुत विशाल दरबार लगाया गया कि जिस समय जनता भूखों मर रही है, दक्षिण भारत में भारी दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है और उस समय आप आनंद कर रहे हो, मौज कर रहे हो। जैसे रोम जब जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। 1877 में ही भारतीय जनता जब भूखों मर रही थी तो भारत से इंग्लैंड को 80 लाख पाउंड के अन्न का निर्यात कर दिया गया। लॉर्ड लिंटन की अफगानिस्तान पर आक्रमण की नीति, जिसमें 2 करोड़ स्टर्लिंग का खर्च हुआ और वो भी भारतीय जनता पर पड़ा। 1878 में भारतीय सेना को साइप्रस भेजने का कार्य किया, जिसे सेना पर जो खर्च आया वो भी भारतीयों पे आया। इसके अलावा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे गैंगिंग एक्ट कहते हैं, इसमें क्या था कि भारतीय समाचार पत्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर लिया गया। इसी समय भारतीय शस्त्र अधिनियम आया। इसमें क्या कि अंग्रेज लोग तो शस्त्र रख सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन भारतीय शस्त्र न रख सकते हैं, न उसे चला, उन पर पाबंदी लगा दी गई। कपास पर सीमा शुल्क हटा दिया गया, सूती वस्त्र को नुकसान हुआ और इंग्लैंड का जो एक नगर जहां कपड़े का काफ़ी व्यापार होता है, लंकाशायर के व्यापारियों को इससे फ़ायदा हुआ। तो ये लॉर्ड रिपन की जो नीतियाँ थी ना, ये भारतीयों को काफ़ी परेशान किया। और अंत में जो महत्वपूर्ण और कारण आता है उसमें लेते हैं इल्बर्ट विधेयक। भारतीय जज अंग्रेजी अपराधियों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे तथा उन्हें दंडित भी नहीं कर सकते, जबकि अंग्रेज जज जो को यह अधिकार था कि वो भारतीयों के मुकदमे भी सुन सकते थे और अंग्रेजों को भी सुन सकते थे। ऐसे में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में सर कर्टनी ली इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका सभा में एक विधेयक रखा, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय जजों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार हो। इसका इतना विरोध हुआ इस विधेयक का कि एक संगठित ब्रिटेन के अंदर कि संगठित होकर इन लोगों ने इस विधेयक को वापस लेना पड़ा सरकार को। तो भारतीयों ने, अगर ये पास हो जाता तो इतना मुद्दा नहीं बनता। ये विफल होने से भारतीयों में ये प्रेरणा जगी कि अगर हम संगठित होकर अन्याय का विरोध करने तो हम भी एक दिन सफल होंगे और अंग्रेजों को उस चीज़ से दूर होना पड़ेगा। तो उक्त कारणों के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ कि उनकी दयनीय स्थिति के लिए ब्रिटिश शासन ही उत्तरदायी है और इस चेतना ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया।